Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss the last topic of the chapter of prokaryotes, that is the control of bacteria. Firstly, हम methods discuss कर लेते हैं जो use होते हैं for the control of bacteria. There are two methods for the control of bacteria. They are two in number. Number one is the physical method and number two includes the chemical method. फर्स्टली हम फिजिकल मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं. फिजिकल मेथड्स में क्या आ जाएंगे? फिजिकल एजेंट्स आ जाएंगे विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन. इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. इट इंक्लूड्स यूज ऑफ हीट. सबसे पहले यूज ऑफ हीट होती है कि हीट की मदद से हम माइक्रोब्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ड्राई और मॉइस्ट हीट बोथ आर इफेक्टिव. ड्राई हीट क्या करेगी और मॉइस्ट हीट क्या करेगी, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. मॉइस्ट हीट कॉजेज द कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स माइक्रोब्स. प्रोटीन्स की कोएगुलेशन करा देगी और माइक्रोब्स किल हो जाएंगे. ड्राई हीट क्या कराएगी? इट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड किल्स देम. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ऑक्सीडेशन करा देगी एंड माइक्रोब्स को किल कर देगी. दोनों तरीकों से बेसिकली माइक्रोब्स हमारे पास किल हो रहे हैं. Let's discuss the further physical methods. Second one is the use of radiations. Radiations को use करना. Certain electromagnetic radiations below 300 nanometer wavelength are effective in killing microorganisms. Certain electromagnetic radiations की एक range है. वो क्या range है? Below 300 nanometer. 300 nanometer से कम wavelength होगी तो it is very effective. किस लिए? Microorganisms को kill करने के लिए. Gamma rays are used in general for sterilization process. Gamma rays in general use हो रही है sterilization process के लिए. ये बात आपने याद रखनी है कि कौन सी rays जो है ना in general use हो रही हैं. Number third is the use of membrane filters. Membrane filters को use करने से हम microbes को kill करेंगे या control करेंगे. Antibiotics, serums, vaccines and enzymes can be sterilized by means of membrane filters. मेम्ब्रेन फिल्टर्स की मदद से एंटीबायोटिक्स, सीरास, वैक्सीन्स और एंजाइम्स ये सब स्टेरिलाइज हो सकते हैं. अभी तक फिजिकल मेथड्स में हमने यूज ऑफ हीट डिस्कस किया, यूज ऑफ रेडिएशन डिस्कस किया, यूज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ मेथड, दैट इज पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन में क्या होता है कि ये वो मेथड है जो किल करता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को. अब ऐसा कैसे होगा कि मिल्क इज पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग एट 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स. अगर 71 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करेंगे तो मिल्क पेस्चराइज हो जाएगा. कैसे? 71 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको हीट करना है 15 सेकेंड्स के टाइम के लिए. सिमिलरली अगर 62 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे 32 मिनट्स के लिए तो मिल्क पेस्चराइज हो जाएगा. एक और मेथड है पेस्चराइजेशन का, दैट इज UHT, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट. It is more effective method of pasteurization in which milk is treated at 140 degrees Celsius for 3 seconds. सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए आपने मिल्क को हीट करना है. कितनी हीट पे? 140 डिग्री सेल्सियस पे. एंड देन कूल्ड सडनली इन वैक्यूम चैम्बर्स. और वैक्यूम चैम्बर्स में कूल कर लेंगे. अब आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है पेस्चराइजेशन का? दैट इज UHT. एक और मेथड इज डिहाइड्रेशन. जब फूड को डिहाइड्रेट कर लेते हैं तो वो ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं और ड्राई कंडीशंस में बैक्टीरिया मे नॉट ग्रो. अब हम एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स डिस्कस करेंगे. एसिड इज एडेड टू लोअर द pH. एसिड ऐड करेंगे तो pH लोअर हो जाएगी. बाय डिहाइड्रेशन salts content increase so that water in the food is not enough for bacterial growth. डिहाइड्रेशन से क्या होगा कि सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा और वाटर जो है इट इज नॉट इनफ फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ. पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आर एडेड टू प्रिजर्व जैम्स, प्रिकल्स, कैंडीज, ब्रेड्स. अब ये जो है ना इसकी कमर्शियल यूज है. कमर्शियल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पूछी जाती हैं. तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो यूज होता है किस किस को प्रिजर्व करने के लिए? प्रिकल्स को, कैंडीज को, ब्रेड्स को और जैम्स को. अब बारी है केमिकल मेथड्स को डिस्कस करने की.
Chemical methods include, number 1 is antiseptics. They are used to eliminate or reduce the possibility of infection in living organisms. Living organisms में eliminate करता है, ये reduce करेगा possibility of infections को. कौन से infections को? Bacterial infections को. Number 2 is disinfectants. They eliminate the possibility of infection on inanimate objects. Inanimate objects पे infection की possibility को eliminate करता है. Bacterial infections of course. Inanimate objects क्या होते हैं? Inanimate होते हैं non-living objects. तो disinfectants use हो रहे हैं non-living objects पे और antiseptics use हो रहे हैं living organisms पे. ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं और ये इन दोनों में से एक ना एक जो है ना एमसीक्यू में वो पूछ लेते हैं. Examples include oxidizing and reducing agents, halogens, alcohol, formaldehyde. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which is the most effective method for prevention of microbial diseases in humans? सबसे ज़्यादा effective method कौन सा है microbial diseases की prevention के लिए in human beings? Option A is antibiotics. Option B is antiviral drugs. Option C is immunization. And option D is chemotherapeutic agents. Let's discuss the solution of the practice question. Correct option बनेगी C option, that is immunization. Immunization simply means vaccination. Immunization का आम जुबान में मतलब है vaccination. And vaccination is the most common as well as easy method to prevent microbial diseases. Microbial diseases की अगर prevention करानी है ना आपने तो उसके लिए सबसे common method जो है ना immunization है. ऑप्शन में एंटीबायोटिक्स भी लिखा हुआ था तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं माइक्रोबियल डिजीजेस को. दे आर नॉट यूज इन द प्रिवेंशन. प्रिवेंशन का मतलब ये कि अभी डिजीज हुई नहीं है, होने का चांस है. तो जब होने का चांस है ना तो हम उसके लिए वैक्सीन यूज करेंगे, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करेंगे. लेकिन अगर एक दफा डिजीज हो गई है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए. I hope today's lecture was clear. आपको control of bacteria समझ आ गया होगा. Thank you very much.